दोस्तों एंड वेलकम टू रिव्यू हाउस, जहाँ पे हम बात करते हैं अनएक्सप्लेन मिस्ट्रीज, हॉन्टेड प्लेसेस और ट्रू क्राइम स्टोरीज़ के बारे में और कोशिश करते हैं कि आपके पास एक्यूरेट और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेकर के आ पाए। और साथ में हम ये भी कोशिश करते हैं कि आपके सामने ऐसी बहुत सी कहानियाँ या सच्चाई लेकर के आ पाए जिसके बारे में आपके पास बहुत कम इन्फॉर्मेशन हो। आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जो कि यूएफओ के इतिहास में सबसे पेचीदा घटनाओं में से एक है, जो 20th सेंचुरी के रहस्यमय घटनाओं में से एक है। और वो घटना है रेनलेशन फॉरेस्ट इंसिडेंट, जो कि डिफेंस सर्विस की एक रहस्यमय घटनाओं में से एक है। ये घटना है 1980 की एक सर्द रात की, क्रिसमस के अगले दिन यानी 26 जनवरी के सुबह 3 बजे की, जब रेनलेशन फॉरेस्ट में, जो कि इंग्लैंड के सफोक में है, वहां पे कुछ आश्चर्यजनक हुआ था। एक ऐसी सीरीज ऑफ इंसिडेंट जो कि डिफेंस सर्विस के ऑफिसर्स को हैरान कर देने वाली थी, यूएफओ की खोज में आग लगा देने वाली थी और दुनिया को हकीकत की बाउंड्रीज पे क्वेश्चन करने पे मजबूर कर देने वाली थी। सफोक में यूके का एयरबेस हुआ करता था, जिसे आरएएफ वुडब्रिज के नाम से जाना जाता था। उस समय वहां पे यूएस की एयरफोर्स उस एयरफोर्स बेस को यूज कर रही थी। उसी समय वहां पे मौजूद एयरफोर्स ऑफिसर्स को रात में कुछ ऐसा दिखा जो काफी अजीबोगरीब था। आकाश में अजीब सी लाइट्स फैली हुई थी जो ग्रेविटी और लॉजिक को चैलेंज कर रही थी। उसके बाद जो सामने आता है वो घटनाओं की एक ऐसी सीरीज है जो इतनी अजीब है, इतनी अनक्लियर है, इतनी मिस्टीरियस है कि ये एक यूएफओ साइटिंग की बड़ी इंसिडेंट में तब्दील हो जाता है। ये इतनी अजीब थी कि लोगों को लगा कि यूएफओ उनके बेस के पास ही लैंड किया है। आप इमेजिन कीजिए, एक यूएस एयरफोर्स बेस, रात में उड़ता एक रहस्यमय प्लेन, इसमें मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट और इसकी खोज जो कि एक्सप्लेनेशन से कहीं ज़्यादा आगे है। सो फ्रेंड्स, इस व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और ऐसी कहानियों को पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब इस व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। दिसंबर की सर्द रात में रेनलेशन फॉरेस्ट में यूएस एयरफोर्स के 2 सोल्जर्स को कुछ ऐसा दिखा जो कि उनके बिलीफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। उनको दिखती है कुछ स्ट्रेंज लाइट्स जो कि ग्रेविटी और लॉजिक को क्वेश्चन करते हुए आसमान में घूम रही थी। आगे जो सामने आता है वो एक अजीबोगरीब सीरीज ऑफ इवेंट्स है जो इतनी अनएक्सप्लेन्ड है कि जो इस पूरे इंसिडेंट को यूएफओ साइटिंग की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक बना देती हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस घटना के और अंदर चले, उसके पहले उस समय के बारे में जानते हैं। साल था 1980 का। कोल्ड वॉर का टेंशन धीरे धीरे और गहरा हो रहा था।
रिलेशन फॉरेस्ट, एंशियंट ओक्स और विस्परिंग पाइन्स के बीच एक हरा भरा टैपेस्ट्री था जो कि एयरफोर्स बेस और शांत इंग्लिश विलेज के बीच में एक बफर जोन का काम करता था। और यहीं से 25 दिसंबर की एक ठंडी रात को हमारी कहानी शुरू होती है। एयरमैन फर्स्ट क्लास जॉन बोरो एयरफोर्स बेस के ईस्टर्न गेट पे अपनी रूटीन पेट्रोल पे थे। तभी उनकी नज़र आसमान के एक अनयूजुअल रोशनी पर पड़ी। पहले तो उनको लगा कि ये एक टूटा हुआ तारा है और इसको उन्होंने ऐसे ही खारिज कर दिया। पर अचानक से वो रोशनी रुकती है, वहां मंडराती है और रंग बदलती है। ये कोई आसमानी आश्चर्य नहीं है, ये कुछ और है। बोरो इस अजीब नज़ारे के बारे में अपने सुपरवाइजर सार्जेंट जिम पेनिंगस्टन को रिपोर्ट करते हैं। दोनों एक साथ उस रोशनी का पीछा करते हैं, जंगल की तरफ जाते हैं। आगे जो उनके साथ होता है वो किसी साइंस फिक्शन की किताब की लिखी कहानी की तरह होता है। उनके सामने होता है एक ट्रायंगुलर प्लेन जिसके पास से निकल रही होती है एक अलौकिक रोशनी और साथ में आ रही होती है एक हाई पिच्ड हम जो कि उनकी हड्डियों को कपकपा देती है। उनका दिल और दिमाग घबराहट से भर जाता है जब वो ऐसा नज़ारा देखते हैं जो उनके दिल और दिमाग को झकझोर करके रख देता है। एक ऐसी ऑब्जेक्ट जो फिजिक्स के रूल को तोड़ रही थी और ऐसी चपलता से पैतरेबाजी दिखा रही थी जैसे कि उसे साइंस की सीमाओं से कोई मतलब ही ना हो। जैसे ही वो दोनों इसका पीछा करते हैं, घंटे ऐसे बीत जाते हैं जैसे कि बस कुछ मिनट हो और पीछे छूट जाती है बस जली हुई धरती और घबराहट के कुछ निशान। 27 दिसंबर 1980 की रात को डिप्टी बेस कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल चार्ल्स हॉट लैंडिंग लाइट्स और जमीन में खुदे हुए अजीब सिंबल्स की जांच करते हैं। और जब वो इनको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो काफी बिजार इंसिडेंट्स होते हैं। रेडिएशन रीडिंग्स का मीटर अपने चार्ट्स को तोड़ने लगता है, समय घूमता, रुकता और झुकता हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि जंगल उसकी एनर्जी से जी उठा है। जैसे ही वो रोशनी के सोर्स तक पहुंचे तभी चीजों ने एक अजीब मोड़ लिया। जो लोग वहां पे मौजूद थे उन्होंने लाइट्स की बीम को नीचे गिरते हुए और जमीन को छूते हुए देखा। उन्होंने बताया कि ऐसा लग रहा था जैसे कि लाइट्स उनको अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही थी। इसकी वजह से डिफेंस पर्सनल के बीच में अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। 20 दिसंबर 1980 तीसरी रात। ऐसा लगा कि मानो 2 रात काफी नहीं थी। तीसरी रात ये घटनाएं और भी बढ़ गईं। जीजर काउंटर जो कि रेडिएशन को जांचने वाली एक मशीन है, उसको इस्तेमाल करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल हॉल्ट ने जंगल की एक बार फिर जांच की। इस बार उन्हें और भी अधिक हैरान कर देने वाले सीन्स का सामना करना पड़ा। उन्हें जमीन पे कुछ ऐसे अजीब निशान मिले जैसे वहां कुछ लैंड किया हो। इस चीज से तो यह तो क्लियर था कि वहां कुछ अजीब हुआ था, कुछ बहुत अजीब। तीसरी रात के फाइंडिंग ने
इन्वेस्टिगेटर्स पे काफी गहरा प्रभाव छोड़ा एंड रहस्य और भी गहरा हो गया, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने क्या देखा है, क्या महसूस किया है। रेलेशन फॉरेस्ट इंसिडेंट की इन 3 लगातार रातों की घटनाओं ने एक ऐसी मिस्ट्री की नींव रखी जो रिसर्चर्स और इन्वेस्टिगेटर्स को अट्रैक्ट करती है। उन रातों को हुई घटनाओं की तरफ जो दशकों तक सामने आती रही और जवाब से ज्यादा सवाल छोड़ती रही। नाइनटीन 1980 की रेनेशन फॉरेस्ट यूएफओ घटना आज भी भयावह और भ्रमित करने वाली है। हालांकि सच्चाई अभी भी मायावी है, बट कुछ डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का खजाना उन दिसंबर रातों के दौरान क्या हुआ उसकी झलकियां पेश करता है। घटना के दशकों बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाइड कर दिए गए हैं जो उन रहस्यमय रातों के दौरान डिफेंस पर्सनल के पर्सपेक्टिव को और उनके द्वारा किए गए काम के बारे में बताते हैं। तो चलिए उन डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में उतरें और देखें कि ये सब दिलचस्प यूएफओ घटनाओं के बारे में से एक के बारे में क्या बताते हैं। सबसे फेमस डॉक्यूमेंट्स में से जो सबसे ऊपर आता है वो है हॉर्ट मेमो, जो डिप्टी बेस कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल चार्ल्स हार्ट ने लिखा है। ये मेमो 26, 27 और 28 जनवरी की घटनाओं के बारे में और उनके एनकाउंटर और उनके ऑब्जर्वेशंस के ऊपर है। उन्होंने 13 जनवरी 1981 को ये डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजा। इस मेमो का ऑफिशियल टोन, हॉल्ट का डिफेंस बैकग्राउंड, रिपोर्ट की हुई इंसिडेंट को इंपॉर्टेंट वजन देती हैं। उनकी डिटेल से दी गई बातें, जैसे कि समय, गवाहों की बातें और उस समय का मौसम, पूरे डॉक्यूमेंट्स में एक विश्वास को जोड़ता है और इसे ऑथेंटिकेट इंसिडेंट बना के हमारी रुचि को आगे बढ़ाता है। मेमो में हॉल्ट ने पल्सेटिंग लाइट्स की स्ट्रेंज बीम्स और अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स के प्रेजेंस के बारे में बताया है और इसी कारण हॉल्ट मेमो एक की पीस ऑफ डॉक्यूमेंट्स बन जाता है उनके लिए, जो इस केस के बारे में अपनी खोज को आगे जारी रखती। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी या डीआईए ने भी जांच में अपनी भूमिका निभाई। डीआईए के डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स भी उन इंसिडेंट्स के बारे में डिटरमाइन करते हैं और इंसिडेंट के इम्प्लीकेशन को डिटरमाइन करते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स रिवील करते हैं कि डीआईए ने इस इंसिडेंट को काफी सीरियसली लिया। उनको इसको सीरियसली लेने का कारण था कि वो पॉसिबिलिटी इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे, क्या इसमें सोवियत यूनियन की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि उनको लगा कि शायद सोवियत यूनियन के पास इतने एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज तो नहीं है। हालांकि उनको एफर्ट्स में कोई सफलता नहीं मिली एंड कई क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गए। सबसे अलग हटते हुए इंग्लैंड की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी रेनेशन फॉरेस्ट इंसिडेंट की फाइल को भी डिक्लासिफाइड कर दिया। ये फाइल्स इस बात की डिटेल्स देती हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इस इंसिडेंट को कैसे देखा और अमेरिकन अथॉरिटीज से कैसे कम्युनिकेट किया। इन फाइल्स में कॉरेस्पॉन्डेंस, इंटरनल असेसमेंट एंड आई विटनेस की बयान शामिल हैं। यह हाईलाइट करते हैं कि कैसे ब्रिटिश एंड अमेरिकन अथॉरिटीज ने इन घटनाओं को समझने
और इंटरनल सिक्योरिटी बनाए रखने में काम किया। एक डॉक्यूमेंट जिसने बहुत से बातों को जन्म दिया वो है रिलेशन फाइल्स के बीच में प्रोजेक्ट कॉन्डाइन का मेंशन होना। हालांकि प्रोजेक्ट कॉन्डाइन क्या था, इसका असली नेचर क्या था, ये अभी भी क्लासिफाइड है, लेकिन कुछ रिसर्च करने वालों का मानना है कि ये यूएफओ का इन्वेस्टिगेशन या किसी एडवांस एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप हो सकता है। प्रोजेक्ट कॉन्डाइन का इन डॉक्यूमेंट में मेंशन होना गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट और नॉलेज पे सवाल उठाता है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि ये इंसिडेंट महज यूएफओ साइटिंग से कहीं बड़ी घटना है, किसी बड़े अननोन ऑपरेशन का हिस्सा थी? हालांकि ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि अभी भी बहुत सी जानकारी डिस्क्लोज नहीं की गई है। अभी भी बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें कुछ पार्ट्स को कवर किया हुआ है, जो कि यह सवाल उठाता है कि अभी भी डॉक्यूमेंट्स क्लासिफाइड क्यों हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो अवेलेबल हैं उनके पार्ट्स को ढक के क्यों रखा गया है। 1980 की रिलेशन फॉरेस्ट इंसिडेंट एक लंबी छाया डालती है। बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स को एक जैसा भ्रमित करती है, लेकिन ऑ और वंडर के बीच कंट्रोवर्सी भी अपनी जगह बना ही लेती है। आज हम इन्हीं कंट्रोवर्सीज के गंदे पानी में भी गोता लगाएंगे। इस इंसिडेंट के अगेंस्ट जो तर्क है उनके बारे में भी बात करेंगे और यूएफओ के कंट्रोवर्सी के बारे में भी बात करेंगे। रिलेशन इंसिडेंट स्टोरी के सेंट्रल पिलर में से एक है अनयूजुअल लाइट्स का देखना। हालांकि जो स्केप्टिक्स हैं वो ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस भी देते हैं, जैसे कि मिलिट्री फ्लेयर्स। आसपास एयरबेस रहने की वजह से ये पॉसिबल है कि सोल्जर्स ने किसी मिलिट्री एक्सरसाइज को एलियन एयरक्राफ्ट समझने में कंफ्यूज हो गए होंगे। स्वैम्प गैस। स्वैम्प गैस एक नेचुरल फिनोमेनन है जो कि ऑर्गेनिक मैटर्स को डिकम्पोजिशन के चलते बनती है। ये एक स्ट्रेंज एरियल लाइट्स बना सकती है जो कि रिपोर्ट्स की हुई लाइट्स को नकल कर सकती हैं। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स। उनके हिसाब से यह भी पॉसिबल है कि सोल्जर्स नाइट स्काई से फैमिलियर नहीं हो एंड किसी आकाशीय घटना को समझने में गलती करके यूएफओ की घटना समझ लिए होंगे। द फुटप्रिंट फियास्को शायद इस घटना के सबसे कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट में से एक है। यह दावा कि वहां पे एलियंस के 3 पंजों के फुटप्रिंट्स का पाया जाना। हालांकि इस बात को लेके क्रिटिक्स पॉइंट आउट करते हैं कि इस फुटप्रिंट्स की कोई फोटो या कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं है, जो कि इसकी ऑथेंटिसिटी पे सवाल उठाता है। और साथ ही इस एरिया की इंसिडेंट के बाद से कोई घेराबंदी नहीं की गई थी, तो हो सकता है कि किसी ह्यूमन या एनिमल द्वारा इस एरिया को कॉन्टामिनेट कर दिया गया हो। कुछ रिसर्चर्स ये भी मान रहे हैं जैसे फुटप्रिंट्स के बारे में बताया गया है वैसे फुटप्रिंट्स किसी बर्ड से मैच करते हैं जो इस इंसिडेंट की अननोन ओरिजिन पे सवाल उठाती हैं। इन सब चीज से अलग हटते हुए कुछ क्रिटिक्स ये भी मानते हैं कि यह इंसिडेंट एक मास हिस्टेरिया हो सकता है। बहुत सारे विटनेस आपस में काफी क्लोज थे और साथ में एक कलेक्टिव मिस इंटरप्रिटेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे कि इसने देखा है तो सही होगा और यह गलत क्यों बोलेगा।
और चूंकि उस समय कोल्ड वॉर काफी पास था और सोवियत यूनियन का एग्रेशन के चलते लोगों में डर बैठा हुआ था, जिसके चलते ऐसा हो सकता है कि एक नेचुरल फिनोमिनन को लोगों ने गलत इंटरप्रेट कर लिया और साथ ही हमारे अंदर ये इच्छाएं भी बहुत होती हैं कि हम कुछ यूनिक देखें, जिसके चलते हम फेमस हो जाएं और शायद इसी वजह से एक नेचुरल फिनोमिनन को हमने गलत पढ़ लिया और इसे यूएफओ समझ बैठे। जैसे जैसे हम विवादों और संदेश में आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर होते जाता है कि रेनलेशन फॉरेस्ट इंसिडेंट विभिन्न टुकड़ों की एक जटिल पहेली है। 1980 की रेनलेशन फॉरेस्ट इंसिडेंट आश्चर्य और विस्मय के धागों के बीच से बुनी हुई एक टैपेस्ट्री है। जबकि सिद्धांत प्रचुर मात्रा में है, सच्चाई छाया में छुपी हुई रहती है। अपने पीछे अनआंसर्ड क्वेश्चंस की एक समूह छल जाती है जो कि रात के आसमान को परेशान करते रहते हैं। व्हाट इल्यूमिनेटेड द स्काई? इनिशियल साइटिंग्स जिसने रेनलेशन इंसिडेंट की स्टोरी को शुरू किया था वो थे ग्रेविटी और लॉजिक को चुनौती देने वाली एक पल्सेटिंग ट्रायंगुलर एयरक्राफ्ट। कुछ लोग को लगता है कि यह एक एलियन एयरक्राफ्ट था, यह एक नेचुरल फेनोमेनन। लेकिन ऐसी क्या चीज थी जिसने उस रात आकाश को अलौकिक रंग से रंग दिया? क्या मिलिट्री एक्सरसाइज थी या कोई नेचुरल फेनोमेनन या किसी सेलेस्टियल एलिमेंट ने ऐसा इल्यूजन पैदा किया? शायद इस टैपेस्ट्री का जो सबसे कंट्रोवर्शियल थ्रेड है वो है 3 अंगुलियों के फुटप्रिंट्स जो कि एलियंस के माने जा रहे हैं। फिर भी इसको लेके ना ही कोई फिजिकल एविडेंस है, बस है तो ढूंढले स्केचेस और इसको लेके कही हुई बातें। क्या ये फुटप्रिंट्स सही में एलियंस के थे या जैसे कुछ क्रिटिक्स बोलते हैं किसी नोन बर्ड के? गवाहों का मानना कि उनके इनकाउंटर्स के दौरान समय खिंच गए और विकृत हो गए, जिससे पहले से आश्चर्यचकित करने वाली घटनाओं में एक और कॉस्मिक कंफ्यूजन जुड़ जाता है। क्या ये वास्तविकता के ताने बाने की गड़बड़ी थी या साइड इफेक्ट था एलियन टेक्नोलॉजी का या बढ़े हुए एड्रेनलिन और विकृत धारणा का एक परिणाम था? डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स इस घटना के एक आधारिक झलक पेश करते हैं, फिर भी बहुत से महत्वपूर्ण हिस्से गोपनीयता में छिपे रहते हैं। ये छिपे हुए पन्ने क्या बताते हैं? क्या उनके पास रेनोचम इंसिडेंट के मिस्ट्री के खोलने की की है या सिर्फ अफवाहों को हवा देने का काम करते हैं? दशकों बीत चुके हैं, थ्योरीज जंगल में जंगली फूलों की तरह खिल चुकी है, फिर भी रेनोचम इंसिडेंट निश्चित उत्तरों को चुनौती दे रहा है। क्या सत्य अपनी क्लोक ऑफ शैडो से कभी बाहर आ पाएगा या एक शाश्वत पहेली की तरह हवा में बसता हुआ एक भयावह राज बनकर रह जाएगा? सो फ्रेंड्स, हमने रेनोचम फॉरेस्ट के धुंध भरे रास्तों को पार किया है, इतिहास के सबसे कैप्टिवेटिंग इंसिडेंट में से एक के केंद्र में प्रवेश किया है। आसमान की पल्सेटिंग लाइट से वो फुटप्रिंट्स जो कि एलियन विजिटर के बारे में बोलते हैं। रेनोचम इंसिडेंट आसान उत्तरों को नकारती रही है, लेकिन शायद यही इसकी खूबसूरती है ना? अनआंसर्ड क्वेश्चंस, विलंबित संभावनाएं, हमारी कल्पनाओं
को और प्रज्वलित करती है और हमें खोज जारी रखने के लिए प्रेरित करती है। जंगल की छाया में छिपा हुआ सच भले ही मायावी हो, लेकिन यात्रा अपने आप में रोमांचकारी है। सो फ्रेंड्स, आइए देखते रहें, आइए क्वेश्चन करते रहें, आइए एक्सप्लोर करते रहें। शायद एक दिन रिलेशन फॉरेस्ट इंसिडेंट का रहस्य खुल जाए, लेकिन अभी के लिए उन्हें की विशालता और हमारे समझ से परे अनंत संभावनाओं की याद दिलाएं। क्या रिलेशन फॉरेस्ट इंसिडेंट ने आपको कन्विंस किया? शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द लाइक बटन अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही माइंड बेंडिंग मिस्ट्रीज आपके सामने लाते रहें। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर।